अगर दम है तेरे पास सुबोध उनियाल आ जा यहाँ पे। आज अंकित भंडार साहब हुआ, कल किसी और सा होगा, परसों किसी और सा होगा। सुरक्षा का उसकी जिंदगी का इतना डर हो गया है कि उसको उत्तराखंड के बाद। उत्तराखंड का युवा बेवकूफ़ नहीं है। मैं चुनौती दे रहा हूँ सरकार को कि उत्तराखंड का युवा बेवकूफ़ नहीं है। और हम लड़कियों को या महिलाओं को बाहर निकलना पड़ेगा। जब तक हम अपनी सुरक्षा के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक कोई भी हमारी सुरक्षा करने के लिए तैयार नहीं होगा। साथियों नमस्कार, अभी हम मौजूद हैं हाथीबड़ कला पुलिस चौकी के सामने और आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं ये तमाम जनपक्षीय संगठन, सामाजिक संगठन, राजनीतिक संगठन आज सीएम आवास का घेराव करने यहाँ पर पहुँचे हैं। और आज जो अंकिता भंडारी का मामला फिर से उठा है, उस मामले को लेकर और सीबीआई जांच की मांग को लेकर आज तमाम जो यहाँ पर लोग जो है लामबंद हुए हैं और उस मांग को लेकर सीएम आवास का घेराव किया है। तो चलिए बात करते हैं इनसे इस विषय के बारे में। देखिए, सुबोध उनियाल जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, मुझे बहुत दुख हुआ उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुन के। वो बोल रहे हैं कि सबूत लेके आओ। आपके पास सबूत ऑलरेडी है, आपके लोगों ने सबूत मिटा दिए हैं, तो वही सबूत है आपके पास, डालो उन्हें जेल में अगर आपके अंदर हिम्मत है। आपके भी बच्चे होंगे, आपके यहाँ भी बहू आएगी कल के दिन। कोई दूसरी पार्टी अगर यहाँ पे रूल करती है और आपके साथ ये कुकर्म होते हैं तो कैसा आपको लगेगा? आप खुलेआम ऐसी बातें कैसे बोल सकते हैं कि आपको सबूत चाहिए? सबूत आपके सामने है, आपके लोगों ने, आपके विधायक ने, पुलिस ने इतने दिन लगा दिए हैं जस्टिस को डिले करने में, तो सबूत वही सबूत आपके पास हैं जिनकी वजह से आपको उन पे एक्शन लेना चाहिए। और आज ये अमेरिका या बाहर के देश होते, यूरोप होता, तो इनको अभी तक इनको जेल के अंदर और उम्र कैद की सज़ा हो जाती। चर्चा चल रही थी, एडिशनल क्राइम एसपी जुयाल जी ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान का नाम आ रहा है। जुयाल जी को भी मैं कहना चाहूँगा, मुझे उनकी भी बात ना बिल्कुल भी पढ़े लिखे लोगों की जैसी नहीं लगी। बहुत ऐसे तर्क दे रहे हैं जैसे कि पता नहीं कौन सी उन्होंने दुनिया सजा रखी है अपनी। आप लोगों को साफ साफ पता है कि आप जस्टिस को कितना डिले करते हैं। आप लोगों को फ़ोन करा जाए तो आप 2 घंटे बाद पहुंचते हैं। आप लोग, मैं कितनी कहानी आपको बता सकता हूं ऐसी जिसमें ये चीज़ होती है कि आप 2-2, 3-3 घंटे बाद पहुंचते हैं। अगर आपको चाहिए होगी तो रिकॉर्डिंग मेरे से ले लेना। और अंकिता के जस्टिस में आपने कितना डिले लगाया, आपको ये भी सोचना चाहिए। वहाँ पर बुलडोजर पहुँचा कैसे, जब आपको पता था कि उस साइट में रेप हुआ है, मर्डर हुआ है, वहाँ पर बुलडोजर पहुँचा कैसे? आप लोगों को भी अंदर उम्र कैद की सज़ा होनी चाहिए जो आप ऐसे भाषण दे रहे हैं। वहाँ पर कोई भी एविडेंस जो है वो नहीं किए गए थे, लेकिन क्राइम सीन पर एक जो खाने की थाली थी उस पर फिंगरप्रिंट नहीं थे, दरवाजे पर फिंगरप्रिंट नहीं थे और जो कुंडियाँ थे दरवाजे के उन पर फिंगरप्रिंट नहीं दिखे। देखिए, जब बुलडोजर पहुँच सकता है ना, इतना बड़ा बुलडोजर, तो छोटे छोटे इंसान सारा अपने हाथों से सब कुछ साफ कर सकते हैं। और ये तो इन्हीं की सरकार है, इसमें तो सीबीआई वगैरह पे भी हम तब भरोसा कर सकते हैं जब सीबीआई सच में मतलब एक एक्शन लेने पे उन पे भी कोई टीम गठित हो, उनको उन पे ऊपर नज़र रखा जाए, इंस्पेक्शन करें लोग, तब जाके कुछ हो पाएगा। पेपर लीक से लेकर हर जगह तो इन्होंने घोटाले करे हैं। मैं खुद उत्तराखंड प्री मेडिकल टेस्ट 2011 में दे रखा है, मुझे पता है हमारे लोगों का, हमारे जो बच्चे हैं वो कभी आगे नहीं बढ़ सकते, सिर्फ इनके ही बच्चे आगे बढ़ेंगे और ये अपनी 100 पुस्तकों के लिए यहाँ से कमा के चल जाएंगे और बाहर देश चले जाएंगे सारे के सारे। सीबीआई की मांग तो आपको पहले दे देनी चाहिए थी। आपने तो एसआईटी को यहाँ पे गठित करा है इस केस के लिए, जाके आप कंट्रोल कर पाएँ उस चीज़ को, और वही आपकी सबसे बड़ी हार है। और आप लोगों को जेल के अंदर डालना बहुत ज़रूरी है। मुझे नहीं पता कि यहाँ पे सरकार कब चेंज होगी, बस सरकार जिस दिन चेंज होगी हम जी जान लगा देंगे कि फॉरेंसिक डिपार्टमेंट से लेकर जितने भी हमारे बड़े बड़े डिपार्टमेंट हैं ये अपनी ड्यूटी पूरी की पूरी तरीके से करें और बॉडी कैम पहने, बॉडी कैम से अपना डाटा सबमिशन करें कि कोई भी पुलिस वाला गलत काम ना करते हुए पकड़ा जाए। रिजॉर्ट जिसको बुलडोजर चला गया उस पर तो वन विभाग ने उसकी अनुमति कैसे दे? देखिए, कितनी ज़्यादा जगह है इनको लीज पे मिल रही हैं। आप अपनी, इनकी यूनिवर्सिटी लीज पे बन रही है 90-90 एकड़ में, 24-24 एकड़ में इन्होंने वो खोला है अभी थानों में लेखक हाउस, ये इनको लीज पे मिल रहा है। वो जो रिजॉर्ट है वो भी मुझे लगता है अवैध है, वो भी एनक्रोचमेंट है। और उसके बाद वहाँ पे एक सुरेंद्र मोगा जी है, उन्होंने भी वहाँ गंगा जी के पास एक वो रिजॉर्ट को वो कर रखा है, वो भी अवैध कब्जा है। इनके यहाँ कोई पुलिस और वन अधिकारी नहीं जा रहा है। आप सिर्फ पब्लिक को प्रताड़ित कर सकते हो, आप सिर्फ बाहुबली को कुछ नहीं कर सकते। बाहुबली तो 15-15 लाख रुपए देके बेल लेके वापस घर आ जा रहे हैं, और जबकि पता चल रहा है कि उन्होंने ही कत्ल करवाए हैं सारे के सारे। हाँ, देखो गुरुजी, जो ये चीज़ हो रही है उत्तराखंड में ना बहुत बेकार है और हमें शर्मा दे ऐसे नेताओं पर कि भाई ये कर क्या रहे। और भाजपा की सरकार, धामी जी को कुछ करना चाहिए इसके बारे में। भाई यार, कब से केस चल रहा अंकित भंडारी के बारे में, तो भाई बहुत बुरा लगता है कि और आज यहाँ पर
कम से कम 35-30 हज़ार जनता आई है अंकिता बोली के लिए, न्याय दिलाने के लिए। और हमारा जो हम उत्तराखंड जनता है, हमारा यही कहना है कि भाई इस बहन को न्याय मिले और बहुत ज़रूरी न्याय मिलना। इस तरीके से लगातार न्याय की मांग उठी है, लेकिन सरकार इस मांग को पूरा कर रही है। नहीं, अगर लोग यहाँ पर खड़े हैं तो क्यों खड़े हैं? आज अंकिता भंडार साथ हुआ, कल किसी और सा होगा, परसों किसी और सा होगा। तो ये चीज़ अगर इस पे रोक लगेगा ना तो दिन पर दिन उत्तराखंड में गुंडागर्दी और ये नेता लोग ना हम पे अत्याचार करेंगे फिर। आशु जी अंकल आओ साथ में। बैठ जाइए भैया, प्लीज बैठ जाओ, प्लीज बैठ जाओ नीचे भैया। सर मेरा नाम आदिल हुसैन खान है और हम ये मटका लेके आए हैं जो बीजेपी के अत्याचारों से भर चुका है और आज इसी में आवास के सामने टूटने जा रहा है, क्योंकि पाप का घड़ा कुछ भी हो जाए जब भर जाता है तो फूटता ही है। और आज वो दिन आ चुका है और आज का युवा लेके आया है और आज का युवा ही इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पर उतरेगा। उत्तराखंड का युवा बेवकूफ़ नहीं है। मैं ये चुनौती दे रहा हूँ सरकार को कि उत्तराखंड का युवा बेवकूफ़ नहीं है। इन्हें नशे की आदत मत डालो, इन्हें मॉब लिंचिंग मत बनाओ, इन्हें धर्म के नाम पे मत बांटो, क्योंकि उत्तराखंड का युवा समझदार है, पढ़ा लिखा है। हम पहाड़ी हैं, लेकिन हम पहाड़ी हैं ना, हम मेहनत मजदूरी करके पेट पाल लेंगे, लेकिन अन्याय नहीं बर्दाश्त करेंगे। हम न्याय के लिए हर एक हद तक जाएंगे, चाहे सड़क से लेके दिल्ली के गेट तक जाना पड़े, हम जाएंगे। जिस तरीके से परिस्थितियां उत्तराखंड में चल रही है, आप युवा हैं, आप कैसे देखते हैं? सर स्थिति ये है उत्तराखंड की कि युवा सड़कों पर है और जो सड़कों पर आके अपनी नौकरियों के लिए हम जब लड़ते हैं तो हमें उठा के जेल में डाल दिया जाता है। जब हम सरकार से सवाल करते हैं तो कल हमारे घर पे पुलिस भेज के जाता है कि आप चुप बैठ जाओ, आप अगर बोलोगे तो आपको अंदर कर देंगे। लेकिन अब मैं बोलता हूँ हम डरने वाले नहीं है, मैं खड़ा हूँ सामने, डाल दो जेल में, जो करना है करो, मैं नहीं रुकूंगा। और मेरे देश के जितने भी युवा है, मैं बता रहा हूँ, आज तो आप घर बैठे ये वीडियो देख रहे होंगे, कल की डेट में याद रखना, कल तुम्हारी बहन बेटी के साथ अगर ये होगा ना तो तुम घर पे बैठोगे और जो बाकी लोग हैं ना वो भी घर पे बैठ के ही देखेंगे और ये सरकार मजे लेगी, तब भी तुम कुछ नहीं कर पाओगे। उत्तराखंड को पहले महिलाओं के लिए सबसे सेफ माना जाता था, अब वहाँ पर ऐसे विभत्स केस आ रहे हैं, क्या कहना चाहिए? सर उत्तराखंड मेरा देहरादून और मेरा पहाड़ सबसे खूबसूरत और सबसे अच्छा स्टेट होता है, लेकिन आज जो ये राजनीति की गंद यहाँ पे भर दी गई है, इस वजह से मेरे उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। मैं बता नहीं सकता हमें कितना दर्द होता है जब हमारे उत्तराखंड में ऐसी ऐसी न्यूज़ आती हैं जो कभी पहले हम सोचते भी कि हमारे उत्तराखंड में ऐसे नहीं है। सबसे पहली चीज़, बाहर के जितने भी लोग यहाँ बस रहे हैं उनका अच्छे से चेकिंग हो कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। भू कानून की आपने बात करी, हमारे धर्म से क्या भू कानून, कोई भी आके ले सकता है। मैं आपको 36 नाम गिना दूँ जो भू कानून के बाद हज़ारों बीघा ज़मीन देहरादून में लेके घूम रहे हैं। क्या करोगे उनका? कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज दे हैव पावर। उनके पास पावर है, उनके पास सोर्सेज, उनके पास पैसा है। किसी एक नॉर्मल आदमी को आप बोलो कि भाई तेरे को नौकरी चाहिए, नौकरी कौन सी नौकरी, किसकी नौकरी, किसके नौकरी है? और जो न्याय की बात कर रहा है और जिन लोगों के साथ लेके घूमते हैं उनको क्या करेंगे? उनको नशे की आदतें लगा दें। नशे की आदत अगर देहरादून में लगी है वो सरकार की वजह से, लेकिन नशा कहाँ बिक रहा है, कौन दे रहा है, कौन क्या कर रहा है, सारा कुछ सरकार को पता है, लेकिन कोई एक्शन लिया नहीं जाता। क्योंकि अगर अनपढ़ रहेंगे तभी राजनीति होगी, अगर पढ़े लिखे होंगे तो राजनीति खत्म। लेकिन मैं बता देता हूँ कि अब युवा जाग चुका है और पढ़ा लिखा युवा जाग चुका है। मेरे जैसे एजुकेटेड युवा सड़कों पर निकल चुके हैं, तो ध्यान रखना। इसमें गट्टू पट्टू चट्टू टट्टू सबके नाम लिखे हुए हैं। ब्रिजभूषण शरण शर्मा का नाम है, बलात्कारी कुलदीप सेंगर का नाम है, और रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल साहू का भी नाम है, जिन्होंने बिहार के अस्मिता को तार तार करते हुए ये कहा है कि 25-25 हज़ार में बिहार से लड़कियां आ जाती है। महिलाओं को लेकर लगातार बयान दिया महिलाओं को लेकर, ये इन नेताओं की महिला विरोधी मानसिकता को दर्शाता है और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक महिला सशक्तिकरण विभाग के जो मिनिस्टर हैं उनके पति का अगर इस तरीके का गैर जिम्मेदाराना बयान है तो जाहिर सी बात है कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और हमारी उत्तराखंड सरकार से भी मांग है कि इस तरीके
तरीके के लोगों को कतई बख्शा नहीं जाना चाहिए। उन पर पहले भी कई सारे आरोप लग चुके हैं और सरकार को इसको सीरियसली लेना चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए इसका और कार्रवाई करनी चाहिए। और अगर इस तरीके के बयानों पे वो माफ़ी नहीं मांगते हैं तो जो उनकी पत्नी है उनको भी मंत्रिमंडल से हटा दिया जाना चाहिए। इस तरीके की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। ज़्यादा बेहतर रहता कि जिन पे आरोप लग रहे हैं वो सामने आते और अपने को जांच के लिए प्रस्तुत करते और सरकार जनता को न्यायालय जाने के बजाय कहती कि जो आरोपित हैं जिन पे सवाल खड़े हो रहे हैं उनकी कॉल लोकेशन उस वक्त कहाँ है उसको लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, तब तो कुछ बात है। जब तक आरोपितों की कॉल लोकेशन, उनकी कॉल डिटेल्स को सरकार सार्वजनिक नहीं करती तब तक यही लगेगा कि सरकार दोषियों को बचा रही है, मास्टरमाइंड को बचा रही है, वीआईपी को बचा रही है। क्योंकि वीआईपी जो हैं जिन पे आरोप लग रहे हैं वो प्रदेश के भाजपा नेताओं के आका हैं, इसीलिए जो है उनका नाम छुपाया जा रहा है। यहाँ पे सिर्फ एकत्रित हुए हैं अंकिता भंडारी को लेके, हमें उसके लिए न्याय के लिए यहाँ पे खड़ा होना है। और बात ये सिर्फ मेरी नहीं है, आज अंकिता के साथ हुआ है, कल मेरे साथ भी हो सकता है और परसों किसी तीसरी लड़की के साथ भी हो सकता है। हमें सिर्फ आवाज़ उठानी है कि जो इनका वीआईपी है 3 साल से बाहर नहीं आ पा रहा है और अगर उसके कुछ साक्ष्य बाहर आ भी रहे हैं तो सरकार क्या कर रही है, उसको दबाने का प्रयास कर रही है। आप घर से दूर रहकर देहरादून में पढ़ाई कर रही हैं, नौकरी की तैयारी कर रही हैं, कितना आप देहरादून में अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं? देखिए सुरक्षा का बात तो ये है क्योंकि देखिए मैं तो खैर ज़्यादातर रूम पे रहती हूँ। मैं सुरक्षा की बात सिर्फ मेरे को लेके नहीं है। जब ये रेप केस होंगे इनको कड़ी से कड़ी सज़ा नहीं देंगे तो हर दूसरा दरिंदा पैदा होता जाएगा, क्योंकि उसको क्या पनाह मिल रही है, हो क्या रहा है कुछ टाइम की जेल, उसके बाद जो पैसे वाले लोग हैं वो बाहर निकल जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि आज एक गरीब की बेटी के साथ हुआ है, किसी न किसी दिन ये अमीर की बेटी के साथ भी होगा, क्योंकि पनाह तो हम ही दे रहे हैं ना यहाँ पे इस चीज़ को। तो बात सिर्फ इतनी है, हमारी मांग यही है अंकिता भंडारी के साथ न्याय हो और कोई किसी घर की दूसरी अंकिता ना बने और किसी माँ बाप को वो दिन ना देखना पड़े जो उनके घर वालों को देखना पड़े। धन्यवाद। मैं महिलाओं को सुरक्षित रहने का तो सबसे बड़ा टॉपिक यही है कि आज एक महिला, एक लड़की के साथ ही अत्याचार हुआ है और हम लड़कियों को या महिलाओं को बाहर निकलना पड़ेगा। जब तक हम अपनी सुरक्षा के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक कोई भी हमारी सुरक्षा करने के लिए तैयार नहीं होगा। मैं माननीय सुबोध उनियाल जी से रिक्वेस्ट करता हूं, वो कह रहे थे कि मुझे सबूत चाहिए। आज इतनी पब्लिक है, अगर दम है तेरे पास सुबोध उनियाल आ जा यहाँ पे, ये पब्लिक कर देगी तुझे सबूत देगा हिसाब किताब बराबर ब्याज सहित। एक सैनिक हो, मैंने 30 साल देश सेवा की, तब जाके तुम यहाँ सोए रहे। तो तुम्हें एक सैनिक और एक माँ की पीड़ा, जिस माँ ने उस बच्ची को 9 साल कोख में पाला, पढ़ाया, लिखाया और बोला कि मेरी बेटी नौकरी लग गई, सैलरी आएगी, बदले में तुम्हारे दरिंदा ने उसको मौत का घाट उतार दिया और आज तुम्हें सबूत मांग रहे हैं। तुम्हें सब पता है, बचाओ तुम गट्टू फट्टू को, है तुम में दम, आ जाओ। तुम्हारा हिसाब किताब ये पब्लिक करेगी चौराहे पे, वो वक्त आ गया है, बिल्कुल वक्त आ गया है, चौराहे पे होगा हिसाब किताब। कल पुलिस थैंक यू। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि जो हमारे दुष्यंत कुमार वगैरह के वो खाली राजनीति चमकाने के लिए। देखो कोई राजनीति नहीं चमका रहा, यहाँ पे पहाड़ की बेटी, पूरे भारतवर्ष की बेटी आज न्याय के लिए उसकी आत्मा भटक रही है। और सुबोध उनियाल तो वही है, चेहरा है जो बोलते हैं हम बिहार से आए। उनियाल बोला बिहार से आए, अरे सुबोध उनियाल जी बिहारी चले जाओ, राजनीति का चमकानी अपनी, तो ये उत्तराखंड को बदहाल मत करो। हमारी आपसे गुजारिश है, बिहार चले जाइए, उत्तराखंड में गंद मत फैलाइए, ये देवभूमि को कलंकित मत कीजिए। थैंक यू। आपने 30 साल देश सेवा की है, सड़कों पर आप रहे हैं, तो चुनौतीपूर्ण कैसा रहा? देखो जो हमने चुनौतीपूर्ण ड्यूटी की वो सुबोध उनियाल नहीं कर सकता। जो हमने माइनस टेम्परेचर में सर्वाइवल किया, जान हथेली पे रख के, और प्लस टेम्परेचर में राजस्थान में भी सर्वाइवल किया, वो नेता कोई नहीं कर सकता, वो हमारी बराबरी नहीं कर सकते।
सबसे पहले तो मैं आपको साधुवाद करता हूँ कि आप यहाँ पे आकर जो ये प्रकरण है इसे दिखाने का काम कर रहे हैं कि कई मीडिया वाले हैं जो सरकार के पक्ष में काम करते हैं, परंतु आज लगभग 2022 का ये प्रकरण है और आज 3 साल बाद भी आप देखेंगे कि सड़कों पर सभी उत्तराखंडी यहाँ पे मौजूद हैं, क्योंकि अभी तक हमारी बहन को न्याय नहीं मिला। बड़े शर्म की बात है कि हमने ऐसी सरकार को अपनाया जो हमें न्याय देने के लिए सक्षम नहीं है। ये बचाने का काम उस वीआईपी को कर रही है, ये संरक्षण देने का काम उस वीआईपी को कर रही है। कहीं ना कहीं जो ये वीडियो आया है जिसमें उर्मिला सनावर ने जो ऑडियो सुनाया है, उसके आधार पे अगर गट्टू की बात करी जाए जो कि दुष्यंत कुमार गौतम हैं, तो कहीं ना कहीं वो भाजपा के बड़े नेता है, बड़े सफेदपोश नेता है और उन्हें बचाने के लिए तमाम सिस्टम लगा हुआ है, परंतु हम ऐसा होने नहीं देंगे। अगर वो इसमें संलिप्त है तो उसे सजा होके रहेगी। हम उत्तराखंडी ऐसे शांत नहीं बैठेंगे, हम ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे, चाहे जो कुछ हो जाए। देखिए इसमें यही, अगर ज़्यादा ही चीज़ें वो हो रही हैं तो इसमें ये कर सकते हैं, जो उनकी लोकेशंस हैं उस दिन की लोकेशन निकाली जाए, उनके सारे जो कॉल्स की जो भी डिटेल्स है वो खंगाली जाए, उससे पता चलेगा कि क्या ये वो हैं। क्योंकि अजय जी और दुष्यंत कुमार गौतम दोनों को ही इसमें पार्टी बनाना, दोनों को इसमें शामिल करना बहुत ज़रूरी है। और कल आपने देखा होगा पुलिस अपने आप को SIT जो थी वो सफाई देने का काम कर रही है, जबकि ये सरासर गलत है, क्योंकि ये तमाम जो सिस्टम है वीआईपी को बचाने के लिए लग गया है। पर हम ऐसा होने नहीं देंगे। वीआईपी जो भी होगा उसे सलाखों के पीछने का काम करेंगे, और जब तक ये वीआईपी का पता नहीं लगता है, जब तक CBI जांच की संस्तुति नहीं होती है, ना हम रुकेंगे ना हम डिगने वाले हैं।